हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे। कैसे हैं आप लोग सब आज? आई होप आप लोगों को मेरा आज सेलेक्ट करा हुआ टॉपिक पसंद आए, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत अजीज़ है और मैं बहुत सालों से, बहुत महीनों से एक्चुअली प्लान कर रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और आज मेरे को बिल्कुल सही इंसान मिल गई हैं जो मेरे साथ आज वीडियो में हैं। मेरी गेस्ट आज की डॉक्टर काजल वर्मा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टॉपिक हमने आज चूज़ किया है वो है ऑर्गन डोनेशन, यानी कि देहदान, यानी कि अंगदान। आप अपनी बॉडी के पार्ट्स, अपनी बॉडी डेथ के बाद या इवन जब आप जीवित हैं तो दूसरों को दान कर सकते हैं, उन लोगों को जिनको कि इसकी बहुत ज़रूरत है, जिनकी की पूरी ज़िंदगी इस पर निर्भर करती है। तो आप कहीं ना कहीं किसी के अंदर जीवित रहते हो, जब आप ये संसार छोड़ के जाते हो तो भी उनके अंदर जीवित रहते हो। तो ये जो आज हम डॉक्टर काजल को हमने बुलाया है, ये हमारा एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मारवाड़ी युवा मंच, ये उसकी नेशनल कन्वीनर है। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर काजल, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल। एंड डॉक्टर काजल के बारे में ये खुद ही अपने बारे में बताएंगी कि कैसे इस संस्था से जुड़ी और मारवाड़ी युवा मंच का नाम कैसे पड़ा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल जी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने की इच्छा जाहिर की, बिकॉज़ ये आज की बहुत ज़्यादा नीड है। जी, मैं डॉक्टर काजल वर्मा नेशनल कन्वीनर हूँ अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की फॉर ऑर्गन डोनेशन। जी, और ऑर्गन डोनेशन जो प्रोजेक्ट है वो हमने इसी साल इसी कार्यकारिणी में समाहित किया था। इससे पहले से बातचीत हो रही थी, नेत्रदान पे बहुत अच्छा काम कर रहा था हमारा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन हमने इसी साल इंडक्ट किया है। अच्छा। जी, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मारवाड़ी युवा मंच, तो मारवाड़ी युवा मंच पिछले 35 सालों से 1985 से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है। और जो मारवाड़ीज बाहर चले गए थे राजस्थान से, क्योंकि इट इज़ अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, जी, तो जो मारवाड़ीज बाहर गए थे उन्होंने वहाँ पे जाके, बाहर जाके ये ज़रूरत महसूस की कि कल्चर प्रिजर्वेशन और यूनाइटेड रहने के लिए हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, एक संस्था की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो कि ऑल ओवर इंडिया में कनेक्टेड हो, हम लोग सभी लोग, और हम लोग कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहे जिससे समाज सेवा भी कर सकें। तो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का पहला अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में 1985 में। ओके, तो आप उसके नेशनल कन्वीनर हैं, राइट, दैट्स वेरी नाइस। अब देखिए, जो हमारी ऑडियंस हमको सुन रही है, इंक्लूडिंग मी, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो इतना मुझे पता है एज अ डॉक्टर कि हम अपनी बॉडी के या तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, यानी कि कोई जैसे आँख हो गई या फिर लंग्स हो गया या फिर किडनी हो गई, ये तो हो गया पूरा पूरा ऑर्गन। और एक होता है टिश्यू, यानी कि कोई पार्ट स्किन का, मसल का, आपकी मांसपेशियों का। एक होता है पूरी पूरी बॉडी, यानी कि देहदान। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताइए। ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान, तो जो ऑर्गन्स, 6 टाइप के ऑर्गन्स जो हैं हम बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, वो है हार्ट, लिवर, दोनों किडनीज हमेशा एक जाती हैं एक और रेसिपिएंट के पास में, दूसरे रेसिपिएंट के पास में। देन वी कैन डोनेट आवर पैनक्रियाज, कुछ पार्ट कोलोन का यानी कि इंटेस्टाइन का, और लंग्स। ये कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं। अब ऑर्गन डोनेशन जो है वो 2 पार्ट में होता है, एक तो लिविंग डोनेशन होता है और एक नॉन लिविंग, यानी सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। आपने बोला कि किडनी जैसे एक दे सकते हैं, एक रहती है डोनर के पास, आपने बोला पैंक्रियास भी दे सकते हैं। तो पैंक्रियास के बिना क्या जिंदा रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब डोनेट होता आ रहा है इतने टाइम से, तो दैट मीन्स कि येस वी कैन सर्वाइव विदाउट पैनक्रियाज आल्सो। लेकिन पैनक्रियाज जो है हम तो डिसीज कंडीशन में दे रहे हैं, यानी कि डेड डोनर जो है वो दे रहा है। अच्छा, डेड डोनर। हाँ जी, हाँ। इसके बारे में आप अभी बता रहे हैं कि लिविंग एंड डेड में क्या कर सकते हैं। लिविंग जो ऑर्गन डोनेशन है उस दौरान हम दे सकते हैं हमारा लिवर और किडनी जो है, एक इंसान एक किडनी के साथ में आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिंदा रह सकता है विदाउट एनी मेडिकल डिसऑर्डर्स। और लिवर जो है, इट इज द ओनली ऑर्गन विच हैज द रीजनरेटिव कैपेसिटी। लिवर बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है, यानी कि आप उसका थोड़ा सा पार्ट काट के देंगे। ये मैंने पढ़ा है न्यूज़ में भी, एक बेटी ने अपने पिता को दिया था, शायद अल्कोहलिक लिवर था उनका, तो छोटा सा पार्ट उस बच्ची ने काट के दे दिया था अपने लिवर का, जी जी बिल्कुल। और ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ 25% हमारे पास रह जाए और 70 to 75% भी हम डोनेट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है लिवर की। इवन आँखों का मैंने सुना है कि लोग वो तो ऑब्वियसली अगर कोई विलफुली करना चाहे, एक आंख जाएगी तो अंधे तो हो ही जाएंगे, ब्लाइंड हाँ, लेकिन वो तो आफ्टर डेथ हो रहा है ना। आफ्टर डेथ हो रहा है। कॉर्निया जो है वो स्प्लिट होके जाता है। जी, अब तो आपको स्लाइसिंग भी होने लग गई है। इसका क्या मतलब है? कॉर्नियास की स्लाइसिंग होके एक कॉर्निया 3 लोगों में भी जा सकती है। अब इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से आप 3 लोगों को हाँ जी, हाँ। पहले होता था कि एक कॉर्निया एक में जाती थी, तो यानी कि एक पर्सन जो है वो 2 जिंदगियों को रोशनी दे सकता था, है ना।
लेकिन अभी तो और भी ज़्यादा एडवांस 3 में टेक्नोलॉजी चला हो गई जाता है। है। जी जी बिल्कुल। अब Alright. स्लाइसिंग हो जाती है कॉर्निया की, Okay. और वो एक कॉर्निया 3 लोगों में डिवाइड हो जाती Okay, है। okay. जी बिल्कुल। Wow, तो दैट्स गुड। तो मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जिंदा रहते हुए आप क्या क्या डोनेट कर सकते हैं, और मरने के बाद बाद में ये तो सारे मरने के बाद तो organs- सभी चीज डोनेट हो रही है, सभी जो चीज आपने डोनेट हो बताया। रही है, इंक्लूडिंग टिश्यूज, कुछ टिश्यूज, क्योंकि कॉर्निया टिश्यू में आता है, Okay. हमारे स्किन टिश्यू में आती है, Okay, okay. हार्ट के वॉल्व्स होते हैं वो डोनेशन हो सकता है। दे आर सम ब्लड सेल्स, प्लूरिपोटेंट ब्लड सेल्स आप जानती होंगी, वो हम डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ टिश्यूज हैं, वो डोनेट करने के बाद आप 50 जिंदगियों की जान बचा सकते हैं, और टोटल ऑर्गन्स के साथ आप 8 जिंदगियों की जान बचा सकते हैं। अच्छा, 8 इसलिए क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स हैं, 2 किडनी हैं, 2 आंखें हैं, तो 6 ऑर्गन्स का मिला के वो 6 का 8 हो जाता है, ये है ना? ओके राइट। तो अब देह दान क्या होता है? बॉडी डोनेट करना चाहिए, वो कब करते हैं? बॉडी डोनेशन जो है इसका मतलब होता है देह दान। मरणोपरांत, मरने के बाद में अगर इंसान अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर देता है मेडिकल स्टूडेंट्स की रिसर्च के लिए, Okay. तो दैट इज कॉल्ड बॉडी डोनेशन। ओके राइट। जी मतलब कि ये जो हम लोग जो डॉक्टर्स सुन रहे होंगे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, जो हम लोग डायसेक्शन हॉल में, एनाटॉमी में, मैंने भी किया है, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमको बॉडी डायसेक्ट करके देखनी होती है एक एक पार्ट, तो वो अगर बॉडीज डोनेट नहीं होंगे तो हम कैसे सीखेंगे? राइट राइट, ओके ओके। तो ये तो हो गए 3 तरह के डोनेशंस। देह दान हो गया यानी कि पूरी पूरी बॉडी, ऑर्गन डोनेशन हो गया, और टिश्यू डोनेशन यानी कि बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट, नॉट एग्जैक्टली पूरा ऑर्गन बट एक छोटा सा पार्ट। अब मुझे बताइए कि ब्रेन डेथ क्या होती है, यानी कि मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, अब उसको कब आपसे कांटेक्ट करना है कि वो कब डोनेट करेगा? डेथ के मतलब फौरन बाद रिलेटिव्स बताएंगे या कब बताएंगे? ऑर्गन डोनेशन प्लेज करना एक अलग पार्ट है, दो इट इज़ अ लीगल फॉर्मेट, वो एक अलग चीज़ है, उसकी लीगैलिटी अपनी मायने रखती है। लेकिन ब्रेन डेथ के टाइम पे, या फिर मैं ये कहूँ कि ब्रेन डेथ क्या है, तो वो ये है कि पूरा बॉडी जो है, ब्रेन जो है वो डेथ हो चुका है, लेकिन बॉडी में सर्कुलेशन अभी भी है, हार्ट अभी भी ब्लड जो है वो पंप कर रहा है, और जब हो जाता है ब्रेन डेथ डिक्लेयर पेशेंट, तो उसको उसी वक्त वेंटिलेटर पे डाल देते हैं ताकि सर्कुलेशन को इंटैक्ट रखा जाए, लंग्स को रेस्पिरेटरी कंडीशन में रखा जाए, और ताकि बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर लिया जाए, प्रोक्योर कर लिया जाए। जी, अब ब्रेन डेथ जो होता है किन किन कंडीशन में हो जाता है कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ, उस दौरान ब्रेन इंजरी हुई, तब ब्रेन डेथ हो सकता है। स्ट्रोक के टाइम पे पर्सन जो है ब्रेन डेथ हो सकता है उसका। जी, और अगर बहुत टाइम से आप किसी बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और आप हॉस्पिटल में है, बेड रिडन है, तब भी आपका ब्रेन डेड हो सकता है। तो उस वक्त डॉक्टर्स जो होते हैं वो जानते हैं कि कौन कौन सा पेशेंट किस कंडीशन में है, एंड ड्यूरिंग दैट कंडीशन वो पहले से ही फैमिलीज को काउंसिल करना शुरू कर देते हैं, है ना। हर हॉस्पिटल में, हर अच्छे हॉस्पिटल में जो कि ट्रांसप्लांट के लिए अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, वहाँ पे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं। वो लोग, उनका काम ही यही होता है कि इस तरीके के पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते रहना, और उन फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि वो एक्चुअली पैनिक की सिचुएशन होती है फैमिलीज के लिए ना, तो वो क्या करते हैं, फैमिलीज को काउंसिल करने शुरू करते हैं, और अगर वो अपना कंसर्न दे देते हैं और पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे है और ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गया है, ओनली एंड ओनली आफ्टर ब्रेन डेड डिक्लेरेशन। मान लीजिए वो पेशेंट कहीं और एडमिट है जहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, उसको ब्रेन डेथ हो गया, तो रिलेटिव्स आपको बताएंगे तो आप उसको ट्रांसफर करेंगे? फिर कोशिश रहती है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज के टाइम पे हम फेस कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम वो यही है सबसे बड़ी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर। हर जगह ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल्स में कुछ कुछ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, है ना, लेकिन लाइक हम जोधपुर की बात कर लें, जोधपुर के आसपास के टाउन्स की बात कर लें, इनफैक्ट जोधपुर बहुत बड़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे यहाँ पे ना तो कमिटी बनी है ब्रेन डेड डिक्लेरेशन की। ब्रेन डेड डिक्लेयर तभी होगा जब हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ब्रेन डेड डिक्लेरेशन कमिटी बनी हुई है, जिसके अंदर की 4 डॉक्टर्स रहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी उसमें होते हैं, देन चेयरपर्सन होते हैं हॉस्पिटल के, मेडिकल ऑफिसर होते हैं उसी हॉस्पिटल में, और जो पेशेंट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर होते हैं वो होते हैं। तो 4 लोग होते हैं ब्रेन डेड डिक्लेरेशन कमिटी के अंदर। अब ये चारों मिलके पेशेंट के ऊपर पूरा टेस्ट वगैरह होता है कि किस तरीके से ब्रेन डेथ को डिक्लेयर करना है, उसका प्रोसेस होता है पूरा। देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली। जी, 6 घंटे के अंतराल के अंदर 2 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। आपको पता होगा कि सारे रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। देयर इज एप्निया टेस्ट, देन गैग रिफ्लेक्स, वेस्टिबुलो। अरे ये ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं पेशेंट के ऊपर, क्योंकि हमें पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करना है कि इरिवर्सिबिलिटी हो
एंड देयर इज अनरिस्पॉन्सिवनेस। हाँ। पेशेंट किसी भी कंडीशन में रिस्पॉन्ड ना करे। मतलब हम ये ध्यान रख रहे हैं कि जिस पेशेंट को हमें ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें कोई भी जीवित इंसान के लक्षण नहीं रह गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको एक्चुअल में डेथ मान लें बट उसमें कुछ ना कुछ लक्षण रह जाए और फिर हम उसके ऑर्गन्स निकाल के उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दें। तो हम पहले सब कुछ चेक कर लेते हैं कि उसकी बॉडी ने बिल्कुल रिएक्ट करना बंद कर दिया है, हार्ट सिर्फ ब्लड पंप कर रहा है मशीन के थ्रू, ब्रेन के थ्रू सारे रिफ्लेक्सेस बंद हो गए, तो एक तरह से वो एक वेजिटेबल हो चुका है। तो उसको ब्रेन डेथ का मैडम समझा रहे हैं कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन काजल आपके लिए है कि आप लोग ऑर्गन्स मैच कैसे करते हैं? डोनर है, रेसिपिएंट है, डोनर देना चाहता है, तो मैचिंग कैसे होती है? सभी हॉस्पिटल्स में जो कि डॉक्टर्स रहते हैं वो उनके पास में एक रजिस्ट्री रहती है, पेशेंट रजिस्ट्री, वेटिंग लिस्ट रहती है ना। उस हिसाब से जैसे कि मेरा ब्रेन डेथ होने वाला है या हो चुका है और मेरे ऑर्गन्स अब मेरी फैमिली को डोनेट करने हैं, तो पहले तो कंसेंट इंपॉर्टेंट है, फैमिली का कंसेंट है ना। उसके बाद में मैचिंग होती है, उनके पास में जो भी लिस्ट होती है पेशेंट्स की, वो ये देखते हैं कि मेडिकल अर्जेंसी के अकॉर्डिंग टू ओनली एंड ओनली मेडिकल अर्जेंसी वो पेशेंट्स को देखते हैं। देन उनका ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट किया जाता है, मैच किया जाता है। उसके बाद में HLA टेस्टिंग होती है, HLA टाइपिंग जो रहती है वो होती है, एंड और भी कुछ लिम्फोसाइटिक रिएक्शंस होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। और फिर उनको सूटेबल पेशेंट जो रिसिपिएंट्स हैं उनके लिए भेजा जाता है। ओके। तो बेसिकली टाइपिंग करने के लिए आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप तो है ही, वो तो सभी को पता है, और हर ऑर्गन पे मतलब हर इंसान के अंदर कुछ HLA टाइप्स होते हैं, मतलब कुछ एंटीजन्स होते हैं जो कि उसके ऑर्गन्स पे होते हैं। ये भी एक तरह का एंटीजन होता है, इसकी डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं वैसे ही HLA टाइपिंग होती है। जरूरी नहीं है कि फैमिली के अंदर माँ बाप ब्रदर सिस्टर से ही आपका मैच हो, कई बार दूसरे लोगों से भी आपका मैच हो जाता है, ब्रदर सिस्टर से मैच नहीं होता। तो HLA टाइपिंग एक बड़ी ही एडवांस चीज़ है जो कि ऑर्गन डोनेशन वाले हमेशा मैच करके रखते हैं, और आपका रिकॉर्ड रहता है कि आपका ये HLA एंटीजन है। तो कहीं भी अगर वर्ल्ड वाइड किसी को जरूरत पड़ती है तो किताब से पता चल जाता है कि आपके पास वो एंटीजन है और आपका मैच हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन लिविंग डोनेशंस में या स्पेशली किडनी डोनेशंस में हम ये देखते हैं, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि जो डोनर हो, जिसको प्रॉब्लम है वो इट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो डोनर है वो प्राइमरी रिलेशन में हो। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। प्राइमरी जब रिलेशन में मैच नहीं करता है तब देखा जाता है कि नॉन रिलेटेड डोनर भी हो सकता है, लेकिन इट हैज़ टू बी अ रिलेटेड डोनर इनिशियली। पहले प्रेफरेंस हमेशा रिलेटेड डोनर को दी जाती है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आया था जब आप बता रहे थे ब्रेन डेथ के बारे में कि इसमें कॉस्ट फैक्टर, अब जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली में कोई बीमार है और उन्होंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है डोनेशन के लिए, तो इसका कॉस्ट फैक्टर, जब तक वो बीमार थे तब तक तो हमने पे किया, उसके बाद वंस वो डोनेशन के लिए जा रहे हैं, फिर बाद में मान लीजिए डेथ के बाद फ्यूनरल हो गया, अच्छा जो जिसको मिल रहा है पार्टी को वो ऑर्गन, तो खर्चा किसका कौन बेयर करता है? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा यही सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि पैसे कौन देगा, पैसे कौन देगा, और जो डोनेशन दे रहा है उसको पैसे मिलते हैं क्या देने के? क्योंकि एक तरह से को व्यापार हो जाता है कि इसी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया में। ओके। इट इज कॉल्ड थोवा एक्ट, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। ओके, मतलब ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। Exactly. आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सॉरी डॉक्टर काजल मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने जब इस डोनेशन के बारे में लोगों से बात करी, सबसे ज़्यादा तो जो मेरे पास क्वेश्चन आया वो यही है कि मैडम ये तो ट्रैफिकिंग करी हुई है इन लोगों ने, क्योंकि इतनी पिक्चर्स भी आ गई हैं इस पर, इंग्लिश पिक्चर्स भी आ गई, कोमा नाम से आपने सुनी गई वो पिक्चर, बहुत सारी इंडियन पिक्चर्स में भी दिखाते हैं कि किडनी निकाल देते हैं, बेच देते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग बहुत होती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई सही इंसान को सही चीज़ मिले और उस पर लोग पैसा ना कमाएं, उसके लिए मैडम बता रहे हैं थोआ एक्ट आई है। मैडम प्लीज़ बताइए इसके बारे में। इन सभी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, सुपरविजन के लिए यही एक्ट बना है, और इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जब हम देखते थे कि ज़रूरतमंद हो चाहे नहीं भी हो, या पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल पीपल हैं या दूसरे लोग हैं वो इस तरीके का कुछ काम करते थे, तो अब नहीं होता है ऐसा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और उससे बड़ी बात जो आप पूछ रही थी कि कौन इसका खर्चा बेयर करता है, जी, डोनर फैमिली को कोई भी खर्चा बेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ अपना कंसेंट देने की ज़रूरत होती है। एंड एज सुन एज द फैमिली अपना कंसेंट दे देती है और ऑर्गन्स प्रोक्योर कर लिए जाते हैं, वो खर्चा ऑर्गन प्रोक्योरमेंट का, ऑर्गन जो भी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है, ऑर्गन का कभी कोई पैसा नहीं होता है। अच्छा, यू मेक मतलब श्योर दैट ये आपकी जो एक्ट है वो ध्यान रखती है कि ऑर्गन जो है चाहे वो किसी के पास में भी जा रहा है, ऑर्गन का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, देने वाले को ना लेने वाले, हाँ लेने वाले को भी कोई पैसा नहीं दिया जाता, लिया जाता है, बिल्कुल। लेकिन ट्रांसप्लांट का खर्चा द रेसिपिएंट फैमिली हैज टू बेयर।
अच्छा, लेने okay. वाले का जो है जिसको ऑर्गन लग रहा है, जो बीमार पर्सन है जिसको ऑर्गन लगाया जा रहा है, वो खर्चा पूरा, वो खर्चा मतलब हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर्स का खर्चा, सर्जरी का खर्चा। हाँ, राइट। ये सारा खर्चा जो है वो आपका ट्रांसप्लांट का खर्चा है, लेकिन ऑर्गन निकालने तक का भी कोई खर्चा नहीं होता है। अच्छा, है ना? तो जो बीमार है, जो डेथ बेड पे हाँ है, जी। उसका ऑपरेशन करके आप निकालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ट्रांसपोर्ट भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे इन केस अगर मान लीजिए जोधपुर से कहीं और ट्रांसफर करना है तो वो आप करवाएंगे, और डेथ हो जाती है उस इंसान की तो फिर उसके फ्यूनरल का जो खर्चा है वो तो उसकी फैमिली उठाएगी। तो इट्स ओनली द ट्रांसप्लांट प्रोसेस की ट्रांसपोर्टेशन, सर्जरी फ्री हो गई, और उधर जो है लेने वाले को अपनी सर्जरी का पैसा देना, ट्रांसप्लांट का खर्चा देना पड़ेगा। ओके, वो देना पड़ता है। राइट राइट, ओके ओके। अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं, ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि मुझे सुन के हंसी भी आती है, बट डॉक्टर काजल इसके बारे में बताएंगे क्योंकि वो डेली डील करती हैं ऐसे लोगों से। तो मैंने एक दो चीज़ें सुनी है कि मैडम हम अपनी आंख दे देंगे तो अगली जन्म में हम अंधे पैदा होंगे, या फिर हमने अगर अपना हाथ का या कोई मसल दे दिए तो हम लूले लंगड़े पैदा होंगे। तो आपने क्या क्या सुना है लोगों के हाँ, इस तरीके के कई मिथ्स हैं। ये जो आप बता रही हैं कि एक अंग अगर हमने पार्ट दे दिया तो अगले जन्म में वो बिल्कुल नहीं होगा हमारे पास, हम उसके बिना पैदा होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, और चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी भगवान हो, दान के लिए मेरे ख्याल में किसी भी धर्म ने मना ही नहीं है। हर धर्म दान को सपोर्ट करता है, और अंगदान से खूबसूरत कोई दान नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप किसी के अंदर जीवित रह रहे हैं, जीवन देके जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या होगा कि आप हमारा जो मानव जीवन है उसको सार्थक करके जा रहे हैं किसी और में अपने उस अंग को देते हुए। तो कोई भी धर्म या जात या कोई भी समाज इस चीज को तो नहीं डिनाई करेगा कि ये कोई गलत चीज है, लेकिन मिथ्स जरूर है, बहुत कैसे मिथ्स सुने आपने? जी, कई बार तो ये पेशेंट लोग बोलते हैं आके कि अगर हम अंगदान कर देंगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, ये सबसे बड़ा एक इशू आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, और अंग भंग भी नहीं होता है, कोई बॉडी डिसफिगरेशन नहीं होता है। आपके अंग रिट्राइव करके, प्रोक्योर करके, बॉडी को वापस नॉर्मल स्थिति में लाके आपके फैमिली को सौंप दिया जाता है। फिर चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आप अपना जो भी प्रोसेस, क्रेमेशन प्रोसेस है वो अपना सकते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई और धर्म हो, आपको अंतिम संस्कार का पूरा हक दिया जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति का जो ये सवाल है वो भी हट जाता है। जी, तो मतलब बेसिकली सवाल मोक्ष के आते हैं या फिर अंग भंग के भी, हमें नेक्स्ट टाइम वो हमको अंग नहीं मिलेगा जी अगर हम पैदा हुए। हाँ, और जो अभी हमारी बात हुई थी डिस्कशन की पैसा कौन देगा, इसके ऊपर भी सवाल आता है। दूसरा उनको लगता है कि कहीं हमारे ऑर्गन्स बेच दिए तो ट्रैफिकिंग, जी, इसके लिए हुआ एक्ट आ गया। बिल्कुल। दूसरा एक और बहुत अच्छा सवाल आता है, मतलब बार बार जो आता है वो, इसलिए मैं अच्छा बोल रही हूँ जी, ये सवाल आता है कि अगर मैंने प्लेज कर दिया तो क्या डॉक्टर मुझे सेव करने की कोशिश करेंगे, कि अगर डॉक्टर को पता है ऐसा भी होता है। हाँ जी, हाँ, तो और मैं बीमार हूँ, मैं ऑलरेडी इतनी बुरी तरीके से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, तो डॉक्टर तो मुझे सेव ही नहीं करेगा ना, वो तो चाहेगा मैं तो मर जाऊँ। जी, तो ये भी एक सवाल है, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल सेक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर्स अपने काम के लिए बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर को पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर जानबूझ के मुझे नहीं बचाएगा, तो उसको ट्रांसप्लांट करने के पैसा थोड़ा मिल रहा है, तो वो क्यों करेगा? वो तो आपको बचाने की कोशिश करेगा। आज कोई भी डॉक्टर, मैं हमेशा से बोलती हूँ, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके हाथ से कोई भी पेशेंट, किसी की लाइफ जाए या कोई सर्जरी खराब हो, बिकॉज हम लोग जो अपना एजुकेशन करके निकले हैं, हम लोग चाहते हैं हमारे केसेस सब अच्छे हों, सब पेशेंट्स खुश होके जाएं, तो हमको खुद सेटिस्फैक्शन मिलता है। पैसा एक अलग चीज़ होती है। तो ये जो ट्रैफिकिंग है, ये बेसिकली मुझे लगता है समाज में कुछ खराब लोग हैं जो कि हर प्रोफेशन में हैं, जो कि पूरे एक प्रोफेशन को गंदा कर देते हैं, और उसके लिए इतनी अच्छी एक्ट आ गई, हुआ एक्ट जो हमारे इंडिया में चल रही है। और हम देख रहे हैं ना कि जो ब्रेन डेड डिक्लेरेशन प्रोसेस है वो कितना लंबा प्रोसेस है। 6 घंटे के अंतराल में आप 2 बार सुनिश्चित करते हो कि टोटल इरिवर्सिबिलिटी हो, टोटल अनरिस्पॉन्सिवनेस हो, कोई रिफ्लेक्स कहीं भी तरीके से ना आ जाए। तो इसीलिए डॉक्टर्स इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना सारा मेहनत करते हैं, ताकि हम उसको सही डिक्लेयर कर सकें। एक पॉइंट शायद आपने बोला हो, मैं मिस कर गई, कि डेथ के कितने घंटे के अंदर क्या क्या ट्रांसप्लांट हो सकता है? जैसे आईज हो गई, किडनी हो गई, तो कितने घंटे के अंतराल पे क्या होता है? करीबन लगभग 6 घंटे के अंदर वैसे सभी ऑर्गन्स रिट्राइव कर लेने चाहिए, है ना। और उनको प्रॉपर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का तरीका अलग होता है, और स्टेराइल कंडीशन में वो पूरा प्रोसेस किया जाता है, और सारे ऑर्गन्स 6 घंटे के अंदर निकाल लिए जाते हैं। लेकिन किडनी के लिए थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन है, करीबन 30 घंटे के अंदर अंदर आप निकाल सकते हो। अच्छा, 30 घंटे तक? हाँ जी। और लिवर के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा है, 20 से करीबन 25 घंटे के अंदर अंदर आप लिवर भी निकाल सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो 6 घंटे के अंदर अंदर
लिए जाने चाहिए। हाँ, कॉर्नियास के लिए हमारे पास में 30 आवर्स के अराउंड टाइम रहता है, तो 30 आवर्स के अच्छा हाँ जी हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना कि ऑर्गन डोनेशन तो चलो ब्रेन डेथ डिक्लेयर होना जरूरी है, लेकिन आई डोनेशन के लिए ब्रेन डेथ डिक्लेयर होना जरूरी नहीं है। वो तो नेचुरल डेथ में भी आप रिट्राई कर सकते हैं कॉर्निया। तो आज किसी की डेथ हुई फैमिली में, आपने कॉल किया, जो भी टेक्निकल पर्सन है वो आएंगे और आप, तो क्योंकि नेचुरल डेथ में हार्ट अगर बंद भी हो गया तो भी कॉर्निया को प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नेचुरल डेथ में क्योंकि हार्ट बंद हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। ओके, तो मतलब कॉर्निया काफी दिनों तक, काफी घंटों तक सही रहता है। राइट, ओके, दिस वाज समथिंग मुझे भी नहीं पता था। ओके, तो अब क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या स्टेटस है। आपकी जो युवा मंच है, मारवाड़ी युवा मंच, ये कैसे एक्ट कर रही है, स्टेटस क्या है अभी इंडिया में? इंडिया का स्टेटस पिछले कई सालों में तो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया में, क्योंकि हम मानते हैं कि हर साल करीबन सिर्फ 1.5 लाख लोगों की डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है। और वो 1.5 लाख लोग जो एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी है, ब्रेन डेथ भी डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन वो 1.5 लाख में देखिए कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो काम आ सकते थे पर नहीं आए, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता की कमी के कारण ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंडिया में है। और अभी तक में इसकी जो दर है 0.06 है, जो कि बहुत कम है दूसरे कंट्रीज के, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। एग्जैक्टली जी, दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में, जो कि स्पेन है, यूएस ले लीजिए, दूसरे और भी कई कंट्रीज हैं जिनमें बहुत अच्छा है ऑर्गन डोनेशन रेट। स्पेन में तो यहाँ तक कि ये है कि आपको कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। वंस अ पर्सन इज ब्रेन डेड, दैट मींस इट इज अंडरस्टूड कि उसका ऑर्गन डोनेशन होना है। वो लोग किसी को नहीं पूछते, द गवर्नमेंट डजंट आस्क एनीबॉडी, वो मैंडेटरी है वहाँ। तो नहीं, तो फैमिली रिजेक्ट कर सकती है कि मान लीजिए आज मैंने प्लेज कर दिया और मेरी डेथ होने वाली है और मेरी फैमिली मना कर देती है, हम नहीं देंगे, ऐसा राइट है? कंसेंट, बिल्कुल, ये कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। आज मैंने प्लेज करके रखा है, ठीक है, मेरी फैमिली से भी डिस्कशन हो चुका है, उन्होंने भी रजामंदी दे दी। जब आप प्लेज फॉर्म भरते हैं, फॉर्म नंबर 7 होता है प्लेजिंग के लिए, काफी ज्यादा फॉर्म्स हैं क्योंकि थोवा एक्ट के अंतर्गत कुछ फॉर्म्स भी बनाए गए हैं, लेकिन फॉर्म नंबर 7 जो है वो सिर्फ प्लेजिंग के लिए है ना। तो प्लेज फॉर्म जब मैं भर चुकी हूँ तो उसमें फैमिली के मेंबर्स का भी नाम है, ये रिलेशन, ये 2 रिलेशन को आपको मेंशन करना पड़ता है, उसके सिग्नेचर भी होते हैं उसमें, है ना। तो उनको दैट मींस मैंने ऑलरेडी बात कर ली, मेरी फैमिली नोज, ओके, है ना। उसके बाद भी वो कर सकते हैं, पर एंड टाइम पे अगर बाय चांस मैं पोटेंशियल डोनर, एज एन पोटेंशियल डोनर डिक्लेयर हो चुकी हूँ कि मेरा ब्रेन डेड हो चुका है, और एट दैट टाइम किसी ने अगर क्वेश्चन रेज कर लिया कि मैं नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करवाएंगे। कंसेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। मतलब 2 लोगों जिनका आपने नाम लिखा उनमें से अगर एक भी मना कर देगा तो ये नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली, फैमिली कंसेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। और इसका उल्टा अगर हो, मान लीजिए किसी की ब्रेन डेथ होने वाली है या फॉर एग्जांपल हो गई है और अभी तक फॉर्म नहीं भरा बट उनकी इच्छा थी, तो वो कर सकते हैं ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हर हॉस्पिटल में होते हैं, है ना। और ना भी हो, और अगर पेशेंट पर्सन जो है फैमिली अवेयर है कि होती, क्योंकि आजकल अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है ना। और वो अगर डॉक्टर को बोले कि हम चाहते हैं कि हमारे इस फैमिली मेंबर का हम करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं उसी वक्त। इसके लिए प्लेजिंग पहले बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने अगर प्लेज कर लिया है और बीच में आपका मानस बदल जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो आप प्लेज विड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, इन द मतलब मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने प्लेज भर दिया तो आप बिल्कुल अब तो आपको करना बंद गए, ऐसा नहीं, आपने प्लेज किया है, ठीक है, अच्छी बात है। आपकी फैमिली बाद में कंसेंट देगी नहीं देगी, यू नेवर नो, पर आपका माइंडसेट बीच में चेंज हो गया तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? कॉल करना होता है। टोल फ्री नंबर है नोटो का, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एकमात्र संस्था है जो ऑर्गन डोनेशन पे काम कर रही है, है ना। और मारवाड़ी युवा मंच भी इन्हीं के साथ में एसोसिएट होकर काम कर रहा है। तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा सुपरविजन रखती है ऑल ओवर इंडिया। और इसी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर जो है हमारे डोनर कार्ड पे भी है नोटो का, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मारवाड़ी युवा मंच का टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो हम उसको कन्वे कर देते हैं, उसको विड्रॉ करवा लेते हैं आपकी प्लेज को। ओके, तो दोस्तों इतना अच्छा इन्होंने आज हमको बताया है, डॉक्टर काजल ने, इतनी सारी चीज़ें तो मुझे ही नहीं पता थी। और मैं बता दूं, मैंने कुछ दिनों पहले इन लोगों की मीटिंग अटेंड करी थी, जो कि मेरे लिए लाइफ टाइम की फर्स्ट मीटिंग थी, बिकॉज इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और मैं इतना मतलब इतनी इंस्पायर होकर आई थी उस मीटिंग से कि मैंने इनसे काफ़ी सारे फॉर्म्स भी ले लिए थे, बहुत से लोगों को बोला भी भरने के लिए, मैंने तो भर ही दिया था। तो बेसिकली जो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आए वो उन लोगों से ही आए कि मैडम ऐसा होता है, हम तो नहीं भरेंगे, अंग भंग होने वाली बात हो गई, ट्रैफिकिंग वाली बात हो गई। इसलिए मैंने डॉक्टर काजल को इनवाइट किया कि बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, इसमें हमको अवेयरनेस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और आई होप आप लोग जो सुन रहे हो, आपको भी शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं जागरूकता जगी हो अंदर कि हम अपनी बॉडी जो कि हमारी वेस्ट हो रही है, आफ्टर ऑल डेथ के बाद क्या होना है, ये जला दी जाएगी या दफना दी जाएगी। अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी देते हो, चाहे कुछ
अंग देते हुए चले गए तो वो हमेशा ज़िंदगी भर आप उसके अंदर ज़िंदा रहोगे और ज़िंदगी भर आपकी वो भगवान की तरह पूजा करेगा। तो डॉक्टर काजल, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ के लिए इंडिया में अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए? हमने वीडियो तो बना लिया, बट और क्या कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल। मारवाड़ी युवा मंच पिछले जब से हमने ये ऑर्गन डोनेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ना सिर्फ मारवाड़ी युवा मंच, कई संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं। और हम लोग कैसे काम कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ आपको। हम लोग ऑर्गन डोनेशन प्लेज फॉर्म्स भरवाते हैं लोगों से, है ना। तो आप लोग भी किसी भी निकटतम संस्था, जो कि मारवाड़ी युवा मंच की ब्रांचेस हैं, टोटल 650 ब्रांचेस से ज़्यादा हैं ऑल ओवर इंडिया। 17 स्टेट्स में ये काम कर रहा है। राजस्थान में 35 से ऊपर ब्रांचेस हैं। जी, तो आप किसी भी निकटतम ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे ऑर्गन डोनेशन फॉर्म ले सकते हैं, वो फिल कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग बहुत तरीके के सेमिनार्स करते हैं, टॉक शोज करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को जागरूक करने के लिए जाते हैं, रैलीज निकालते हैं। और ना सिर्फ एक समाज, है ना, बल्कि मैं चाहूँगी, मैं ये भी जोर भी दूंगी इस बात पे कि अलग अलग समाज के धर्म गुरु जो होते हैं ना, क्योंकि वहीं से प्रमोट करना चाहिए, उनको ये प्रमोट करना चाहिए। और ऐसा वो लोग कर भी रहे हैं, है ना। जैन समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता है इस टॉपिक को लेके। वो अंगदान को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, देहदान को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उनके धर्म गुरु भी इस पे बहुत एम्फेसिस करते हैं। वो अपने स्पीचेस में भी ये इंक्लूड करते हैं। बहुत, और हमारे दूसरे समाज जो कि धर्म है उनको भी मैंने देखा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको अभी प्रमोट कर रहे हैं। समाज में सबसे ज़्यादा हो रहा है, राइट। उसमें आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को जिन लोगों को भी लगता है कि इस वीडियो से इंस्पायर होकर आपको कहीं कॉल करना है, पता करना है या प्लेज करना है, तो टोल फ्री नंबर मैं दे रही हूँ, और जितने भी जो नंबर और एड्रेस यहाँ पर ज़रूरी होंगे इस वीडियो के थ्रू, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी मैं बता दूँ कि मेरे से कॉन्टैक्ट करने के 3 तरीके जो मैं हर बार बताती हूँ। डॉकवाइज ऐप, यानी कि डॉकवाइज ऐप को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फिर मेरा पिन डालिए C2TXJ, तो आप मेरे से मेरे मोबाइल पर कनेक्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप की तरह आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मेरे से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ये 2 दिन तक वैलिड रहता है। दूसरा तरीका है, जब हम लाइव जाते हैं, मैं इस चैनल पे 2 बार लाइव जाती हूँ, 2 या 3 बार, तो आप अपने क्वेश्चन सुपर चैट पे लिख सकते हैं, जिसमें कि आपको हाथों हाथ उसी समय आंसर मिल जाएगा। कुछ मिनिमम पेमेंट होता है जो यूट्यूब लेता है, 40 रुपीज़ या 100 रुपीज़, वो आपके क्वेश्चन के लेंथ पे डिपेंड करता है। बाकी मैं लाइव क्वेश्चन जो आंसर देती हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वो क्वेश्चन आप कम्युनिटी पोस्ट पे लिखते हैं। तीसरा तरीका, जो कि बेस्ट तरीका है, वो है मेरे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेकर आ जाइए, मेरी सेक्रेटरी का नंबर मैंने दिया हुआ है। तो ये तो हो गए 3 तरीके। आज की जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर काजल, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू, आप अपने कीमती समय निकाल कर आए और हमारे लिए वीडियो बनाया, हमको इतना जागरूक किया इस टॉपिक पे। मैं इतने सालों से सोच रही थी कुछ बोलूँ, कुछ समझूँ, खुद भी सीखूँ। तो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस टॉपिक को आज यहाँ पे लोगों के सामने अपने चैनल के थ्रू इतना इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि लोग वाकई में बात नहीं करना चाहते जी, क्योंकि उनको डर रहता है मन में। मुझे लगता है लोग अपनी बीमारियों में इतने बिजी हैं कि वो इससे आगे सोच नहीं पाते। बहुत ज़्यादा हम लोग शायद वो हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं या सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, व्हाटएवर। इस चीज़ के लिए आई थिंक आज जो सुन रहे हैं वही समझ पाएंगे। तो लेकिन मारवाड़ी युवा मंच के थ्रू अभी तक, हालांकि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही है, प्लेजिंग अब बढ़ने लगी है इंडिया में, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी। आपके जैसे लोग बहुत आगे आते हैं और इसे सपोर्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अब प्लेजिंग हम लोग करीबन 5000 लोगों से प्लेजिंग करवा चुके हैं अभी तक, और आगे हमारा टारगेट है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे आता है 27 नवंबर को, और 27 नवंबर को हम एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी जारी है, और उसमें हम लोग 25,000 फॉर्म्स, प्लेज फॉर्म्स ऑल ओवर इंडिया भरवाने वाले हैं। जी, तो आपका भी सपोर्ट जरूरी होगा उसमें। दोस्तों प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा, आपको पता है कॉलिंग नंबर्स जो मैं देती हूँ हमेशा, प्लस टोल फ्री नंबर इनका भी दे रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बनाने का कारण ही यही है कि सिर्फ आप लोग नहीं, बाकी लोग भी इसको देखें, सुने और जागरूक हों, जो लोग एक्चुअली इस बारे में सोच रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमको पेशेंटली सुनने के लिए, और इसको प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू डॉक्टर काजल। थैंक यू।